और सभी प्रेस के भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पंचायत चुनाव एवं स्थानीय निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर कराए जाने और किसानों की आय बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो नीतियों के अनुमोदन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी लाने, पर्यावरण संरक्षण एवं श्रम संबंधों से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए, जिसमें विकसित भारत जी राम जी की योजना, मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और विकास की दिशा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति आज दी गई है। ये योजना विकसित भारत और विकसित राजस्थान की विजन 2047 के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, समावेशी और दीर्घकालिक रूप प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर तो उपलब्ध होंगे, साथ ही जल संरक्षण, अवसंरचना निर्माण और आपदा प्रबंधन के कार्य भी इस योजना से हम करवा सकेंगे। इस योजना में ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुरक्षा में वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष में पहले से अब 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है, जो पहले 100 दिन थी। योजना में डिजिटल मॉनिटरिंग को पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की गई है, साथ ही महिला एवं कमजोर वर्गों की भागीदारी को भी इसमें प्रोत्साहित किया गया है। दूसरा एक फैसला और लिया गया है, जिसमें राजस्थान कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 2098 में संशोधन। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के हित में राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 में संशोधन का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य कर्मचारी जिस वित्तीय वर्ष से में सेवानिवृत्त होते थे, उस वर्ष 1 अप्रैल को ही उनकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान हेतु मैच्योर हो जाती थी, जिसके कारण कर्मचारी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि तक बीमा कवरेज से वंचित रह जाते थे। इसलिए इस विसंगति को दूर करते हुए अब सभी राज्य कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि तक निरंतर बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। नियम संशोधनों के तहत प्रीमियम अब परिपक्वता तिथि से पूर्ववर्ती फरवरी माह तक के स्थान पर बीमित की मृत्यु तक अथवा सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्ववर्ती माह तक प्रत्येक माह देय होगी। साथ ही सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व तक प्रीमियम कटौती बंद किए जाने का भी विकल्प रखा गया, जिससे अवशेष प्रीमियम को बिना ब्याज के बीमित राशि में से समायोजित किया जाएगा। इस संशोधन से राज्य कर्मचारी और उनकी संपूर्ण सेवा अवधि यानी अधि वार्षिक सेवानिवृत्ति तक निर्बाध बीमा सुरक्षा प्राप्त रहेगी। दूसरा, हमारे मंत्रिमंडल में ये भी सभी को सुनिश्चित किया गया कि मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी मंत्री अपने अपने प्रभाव जिलों में जाएंगे। इस दौरान वे विद्युत, पेयजल, सड़क, चिकित्सा तथा आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं का वो जायजा लेंगे। साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि भारी वर्षा के कारण आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह आवश्यक जनसेवा निर्भरता रूप में संचालित रहे। तीसरा, कृषि आदान की निर्भरता उपलब्धता। प्रदेश के किसानों का हित सुनिश्चित करने राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को उर्वरक, प्रमाणित बीज सहित सभी आवश्यक कृषि आदानों की निर्भरता समयबद्ध एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर भी चर्चा आज की गई, जिसमें प्रभारी मंत्रियों अपने अपने प्रवास के दौरान जिले में संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे, ताकि किसानों को फसल उत्पादन
के प्रत्येक चरण में आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्धता हो और कृषि गतिविधियों बिना किसी व्यवस्था के संचालित हो सके। मैं सम्मान्य राज्यवर्धन सिंह जी से कहूंगा, आगे आप। धन्यवाद प्रेमचंद जी, और सभी पत्रकार साथियों को भी। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग थोड़ी लंबी चली, आप सबने इंतजार करा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के जो निर्णय आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट ने लिए, उनमें है राजस्थान एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति 2026। इसके अंदर एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए कृषि और संस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाना और वैल्यू एडिशन करना। हमारे पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है, आवाज नहीं आ रही, उसी माइक से आवाज आएगी यहाँ पे। मैं वापस से आपको जो बिंदु और जो निर्णय हुए हैं आज कैबिनेट के अंदर, उनको विस्तार से आपको बतलाता हूं कि एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग 2026 नीति आज लाई गई। ये काफी लंबे समय बाद लाई गई है। राजस्थान का एग्रो बेस बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता और ये सारा रॉ मटेरियल दूसरे प्रदेशों में जाता है। उसी कारण हमारे किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती देने के लिए ये राजस्थान एग्रो फूड एंड प्रोसेसिंग नीति हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर फल सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दूध, पशु आहार, इन सभी की इकाइयों को मजबूती मिलेगी। इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे और सप्लाई चेन भी स्थापित करी जाएगी। उसी के साथ राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 भी लाई गई, जिसके अंदर फूड पार्कों को मजबूती दी जाएगी। उसके लिए भूमि आवंटन की जाएगी और उसका संचालन के अलग अलग श्रेणी बनाई गई, 4 श्रेणी बनाई गई है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि खेत से उपभोक्ता तक खाद्य उत्पादों के संरक्षण, भंडारण, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा का सारा कवर हो जाए और इससे लाभ हमारे किसानों को मिले, किसानों की समितियों को मिले। इसमें 4 वर्गीकरण कर गए, जिसके अंदर पीपीपी बोर्ड भी शामिल है और व्यक्तिगत रूप से कोई लगाना चाहता है तो भी शामिल है, कोई समिति लगाना चाहती है वो भी शामिल है। राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026, इसके अंदर मंत्रिमंडल ने श्रम ढांचे को सरल और आधुनिक बनाने के लिए राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 का अनुमोदन किया है। इसके अंतर्गत श्रम संबंधित जो भी विवाद होगा, उसकी शिकायतें पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर ली जाएंगी। साथ ही साथ त्वरित समाधान होगा और वो समय सीमा के अंदर होगा। जो चुनाव होंगे यूनियंस के, वो चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए गुप्त मतदान अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यस्थल पर ही शिकायत का निवारण हो, इस तरह से कदम इसके अंदर लिए गए हैं ताकि इसमें मजबूती हो। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम से प्रेरणा लेते हुए माननीय भजनलाल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में
रखा गया है। 2 वर्षों में करीब 2 करोड़ पौधे, माफ कीजिए, 2 वर्षों में 20 करोड़ पौधे लगा दिए गए हैं और इस मॉनसून सीजन के अंदर 10 करोड़ पौधों का पौधारोपण करा जाएगा। इसमें मंत्रिमंडल ने आज राज्य में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को लागू करा है, जिसके अंदर हमारे नदी, नाले, नहरी के जो क्षेत्र हैं, सड़क के दोनों तरफ जो भूमि ऐसी उपलब्ध है जहां ट्री कवर की जरूरत है, इन सब पे वृक्षारोपण करा जाएगा। नमक खान विस्थापन हेतु डिस्टरबेंस चार्जेस के अंदर वृद्धि। आप सभी जानते हैं कि बालोतरा जिले के अंदर पचपदरा रिफाइनरी जब लगी, उससे करीब 198 नमक की खानों को डिस्टरबेंस हुआ और उनको वहां से विस्थापित किया गया। ये जो डिस्टरबेंस चार्ज था, ये पहले तकरीबन 5-5.5 करोड़ करा गया था। उसके बाद इसको बढ़ाकर तकरीबन 7 करोड़ करा गया। हमारी इंडस्ट्री विभाग ने इन नमक खानों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके साथ बैठक करी 2026 के ही मार्च के महीने में। कलेक्टर के साथ भी मीटिंग थी और मीटिंग करके उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि इसकी वृद्धि करी जाए, तो उसको 2025 के जो दरें हैं उसको ध्यान में रखते हुए तकरीबन 9.81 करोड़ कर दिया गया है। 2 सीमेंट प्लांटों को के लिए भूमि आवंटित की गई है। हमारे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, जैसे पिछली बार कैबिनेट मीटिंग में भी बताया गया था, रिफाइनरी के साथ साथ अब सीमेंट प्लांट भी वहां पर आ रहे हैं, तो बड़े रूप में वहां पर रोजगार उपलब्ध होगा और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक व्यवस्था वहां पर मजबूत होगी। उसी को और आगे बढ़ाते हुए 2 कंपनियां हैं जिनको वहां सीमेंट प्लांट के लिए भूमि आवंटन करी गई है। एक है मेसर्स स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड, इसको जैसलमेर जिले की तहसील रामगढ़ के ग्राम जोगा एवं सोनू में करीब 254 हेक्टेयर भूमि, औद्योगिक भूमि का आवंटन करा गया है। तकरीबन 6,200 करोड़ रुपए इसके अंदर निवेश करेंगे। दूसरी जो कंपनी है वो है मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जिन्हें जैसलमेर के जिले के ग्राम लीला पारेवार में करीब 107 हेक्टेयर भूमि का आवंटन करा गया है। निश्चित रूप से रिफाइनरी और ये सीमेंट प्लांट आने से वहां पर रोजगार में वृद्धि होगी और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मजबूत होगी। उसी के साथ साथ अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा को और आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन करा गया है। आज मंत्रिमंडल के निर्णय के हिसाब से मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि राजस्थान आज के समय में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा क्षमता में। 49,000 मेगावाट की क्षमता, अक्षय ऊर्जा क्षमता की परियोजनाएं हमने स्थापित कर दी है और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 125 गीगावाट तक स्वच्छ ऊर्जा लगा दी जाए। इसके अंदर खास तौर से हमने बैटरी स्टोरेज परियोजना को प्रोत्साहन दिया है। बैटरी परियोजना आपकी जो सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी समय सीमा बढ़ा देती है। जब अंधेरा भी होता है उसके बावजूद भी आपके पास उस बैटरी से पावर सप्लाई लगातार आता है। इसी के साथ आज मंत्रिमंडल की बैठक में हर घर तिरंगा अभियान की भी सहमति हुई, जहां एक राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ राजस्थान भी जुड़ेगा। हर घर तिरंगा 2026 में हम सब भाग लेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी तकरीबन 150 वर्ष हो गए हैं और इसलिए 9 तारीख से लेकर 17 अगस्त तक, 9 से 17 अगस्त तक पूरे सप्ताह
इस कार्यक्रम को उमंग से मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा समारोह में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया जाएगा। इसमें लोग अपने घर पर, अपनी गाड़ियों पर, रैली में तिरंगे को लहराएंगे और गर्व की अनुभूति का महसूस करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा कि जोगाराम जी कैबिनेट मीटिंग के जो और महत्वपूर्ण विषय हैं वो आप तक पहुंचाएं। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरे दोनों वरिष्ठ साथियों ने आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसकी जानकारी दी। उस निर्णयों में एक निर्णय यह भी है कि पूर्ववर्ती समय में हमारा जो पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, वो लंबे अंतराल के बाद करवाने के कारण करीब 2 वर्ष में पूरे हुए और कई पंचायत राज निकाय की जो चुनाव की अवधि है उनका निर्धारित कार्यकाल में पूरा हो गया और कई का अभी आने वाले नवंबर तक पूरा होना है। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का प्रारंभ से ही मत था, उनका संकल्प था और उन्होंने बजट में भी इसको दोहराया कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा को यथासंभव पूरी कोशिश करके पूरा करेंगे। और इसी के आधार पर उनका ये भी मानना है कि लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया अपनाने से हमारे जो विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं, अनावश्यक खर्चा होता है। हमारे राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है वो इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं, तो उनका जो दिन प्रतिदिन का कार्य है, उनकी जो ड्यूटी है, उससे उनका व्यवधान होता है। हमारे जो पुलिस अधिकारी है, आरएसी अधिकारी है, यानी अधिकारी, वो भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम डेपुट होते हैं, तो उनको भी आना जाना खर्चा होता है, ड्यूटी में व्यवधान होता है और लंबे समय तक अनावश्यक इलेक्शन में लटकाने जो आपसी प्रेम भाव होता है उसमें भी कहीं न कहीं हास होता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए 2024-25 के बजट में ये स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि हम स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव यथासंभव 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन की अवधारणा पे आधार पर करवाएंगे। और आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसी को दोहराया गया है और ये तय किया गया है कि हमारे जो पंचायत राज के चुनाव है या हमारे जो नगर निकाय के चुनाव है, हम एक ही साथ शुरू करेंगे और जब पूरे हो जाएंगे तो एक साथ पूरे करेंगे। तो हमारी जो ये अवधारणा है 1 स्टेट 1 इलेक्शन की, वो पूरी होगी। साथ ही साथ हमारे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। पूर्व में महाराष्ट्र के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में ये स्पष्ट निर्णय पारित किया था कि यदि कोई सरकारें ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ देना चाहे तो एक स्वतंत्र रूप से ओबीसी कमीशन का गठन करें और ओबीसी कमीशन को गाइडलाइंस दी थी कि त्रिस्तरीय वो इस तरह से जांच करें, वो रिपोर्ट सरकार के पेश करें और सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार करने के उपरांत जो 50% की सीलिंग लिमिट है एससी, एसटी और ओबीसी उसके अंदर रहते हुए ओबीसी वर्ग की जातियों को उनका आरक्षण का लाभ दे। हमारे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब हम चुनाव के लिए जो एससी, एसटी का जो आरक्षण है वो जनसंख्या पर आधारित है। जो ओबीसी कमीशन ने हमको रिपोर्ट दी उसके आधार पर इन वर्गों का भी आरक्षण होगा और चुनाव में जो यथासंभव न्यायालय ने जो मत व्यक्त किया है, हमने जो न्यायालय के समक्ष बात कही उसके अनुसार ही चुनाव होंगे। और नगरीय निकाय पंचायत राज एससी, एसटी वर्ग की ओबीसी के आरक्षण के उपरांत
एक साथ हम चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और पूर्ण होने के उपरांत जहां तक हमारा संभव है, जो न्यायालय में बताया गया है, उस पूरी करेंगे। तो ये जो हमारी अवधारणा थी, ये उसको पूरी करेंगे। लॉटरी प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, ये जरूरी भी है, ये स्टेट हमारा है और जितना खर्चा अनावश्यक होता है वो हम सब के ऊपर होता है। और आप सब भी इस बात अवधारणा को मानेंगे कि वन स्टेट वन इलेक्शन हमारे देश और हमारे प्रदेश और आम जन के हित में है। और हमारी सरकार जन कल्याणकारी हितों का ध्यान रखती है, जनता के हितों का ध्यान, इसलिए इसको तय किया गया। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, हमारा जो श्रमिक वर्ग है, जो हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग है, उसके हितों को भी ध्यान में रखता है। और इसीलिए आज हमने मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 को मंजूरी दी है। और इसमें विशेषकर मजदूरों के हितों, मजदूरी का निर्धारण, उसका कार्य दिवस के बीच में अंतराल, इन सब का पूरी स्पष्ट रूप से ध्यान रखा जाएगा। और जो हमारे वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उनकी आवश्यकता की भी पूर्ति हो, उनको नुकसान नहीं हो, समय पर उनको लेबर मिले। और इस हेतु सुव्यवस्थित रूप से राज्य मजदूर संहिता का मंजूरी दी गई है। अब मजदूरों को वेतन तय करने के लिए वैज्ञानिक फार्मूला अपनाया जाएगा, कौशल आधारित वर्गीकरण अपनाया जाएगा। इसमें महंगाई भत्ते, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जोड़कर साल में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को बार बार मजदूरी की दरें संशोधित की जाती रहेगी, अगर आवश्यकता हुई तो, और आवश्यकता नहीं हुई तो यथावत चलती रहेगी। इससे महंगाई के साथ साथ वेतन संतुलन भी बना रहेगा। सामान्य कार्य दिवस के लिए जो निश्चित घंटे हैं, जो अवधि है, उसमें आराम और अंतराल रात्रि शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु भी प्रावधान किए गए हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया है कि हमारा मजदूर अनावश्यक रूप से लंबे समय तक कार्य नहीं करे और 48 घंटे सप्ताह में निर्धारित किए गए हैं। और 6 दिवसीय कार्य योजना में अवधि, विश्राम, अंतराल सहित अधिकतम 10.5 घंटे प्रतिदिन होगी और 7वां दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। मित्रों, ये सब हमारे जो समाज का महत्वपूर्ण अंग है, मजदूर, श्रमिक, जो हमारा साथी है, परिवार का मेंबर है, उसके लिए किया गया है। लगातार 5 घंटे के बाद आधे घंटे का विश्राम का अंतराल का प्रावधान किया गया है। और अवकाश कार्य के अलावा अगर ओवर टाइम करता है तो अलग से उसका वेतन दिया जाएगा। नियोक्ता के लिए वेतन पर्ची देना अनिवार्य किया गया है, ताकि आजकल कई शिकायतें आती है कि वेतन अमुक तरीका दिया गया है, उसको कागजों में अमुक तरीके से बता दिया गया है। ऐसा नहीं होगा। वेतन से होने वाली कटौतियों की सीमा व डिजिटल रजिस्टर में नियमों स्पष्ट प्रावधान किया गया है। सब इसीलिए किया गया है कि हमारा जो मजदूर भाई है, उसके हितों की सुरक्षा हो और वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य भी करे और पारिश्रमिक भी प्राप्त करे। मित्रों, जैसा अभी आदरणीय राज्यवर्धन सिंह ने बताया, ऊर्जा स्रोत में हमारा राजस्थान हमारे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उसको दिनों दिन बढ़ाना भी है। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आज 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में बीकानेर की तहसील पूगल के ग्राम भवानीपुरा में 22 मेगावाट की परियोजना के लिए लगभग 44 हेक्टेयर भूमि, जैसलमेर जिले की तहसील फतेहगढ़ के ग्राम रणदा में 200 मेगावाट उत्पादन क्षमता के लिए 324 हेक्टेयर एवं 700 मेगावाट की परियोजना के लिए जैसलमेर की उपनिवेश तहसील नासना के ग्राम बोडाना में 1678 हेक्टेयर भूमि सशर्त आवंटन की स्वीकृति दी गई है। और ये परियोजनाएं देश में ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और इस दिशा में इन क्षेत्रों को समयबद्ध कार्य योजना के तहत स्थापित करना, प्रोडक्शन देना
हरित क्रांति को भी ध्यान में रखा, इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। मित्रों, इसके अलावा राजस्थान भू राजस्व नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित नियम 2007 में संशोधन किया गया। ये नियम बने हुए हैं जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में जो भूमि आवंटन करने उसके नियम है, जिस नियम का नाम है राजस्थान भू राजस्व नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित नियम 7। इसमें संशोधन किया गया है और इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया है कि सौर, पवन, बायोमैस जैसी गैर पारंपरिक नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन के लिए हमारे जो एग्जिस्टिंग नियम है उसमें अब परियोजनाओं की भूमि के लिए 10% भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है। जैसा अभी वरिष्ठ साथी ने बताया, हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के नाम, और हमारा जो टोटल वन क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ाया जाए। वन भूमि तो वन भूमि होती है, लेकिन इसके अलावा भी हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को इस नियमों में प्रावधान कर दिया गया है ताकि कोई भी आवंटन करनी चाहे भूमि तो 10% भूमि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखनी उसको जरूरी होगी। और इससे हमारा जो ये अभियान है कि राजस्थान हरियाणा और राजस्थान बने, उसके तहत पूर्ति होगी। और अब सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए अब प्रति मेगावाट 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा सकेगी। पहले 2.5 हेक्टेयर थी, उल्टा हमने इसको कम किया है। और कम करने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारा हरित क्रांति का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उनका जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। और इसी पर हाइब्रिड परियोजना के लिए 2.5 हेक्टेयर प्रति मेगावाट भूमि आवंटित की जाएगी। मित्रों, इसके अलावा विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इस संशोधन को हमने जरूरी माना है। आने वाले राजस्थान के भविष्य के लिए हमने इसको जरूरी माना है और इसी कारण 2026-27 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, जिसकी हमने इसमें पालना की है। इसके अलावा हमारे आज के कार्यक्रम में जैसे आपके सामने निवेदन किया गया, इन सब कार्यों के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज का हर वर्ग खुश रहे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और इन सब नियमों के आधार पर हरित क्रांति का जो हमारा सपना है उसका पूरा होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने हमारी बात को सुना। और ये राजस्थान के क्षेत्र में विकास का क्षेत्र हो, हरित क्रांति का क्षेत्र हो, हमारे जो स्थानीय निकाय की परियोजना हो, जो हमारी स्थानीय सरकार है उसकी अवधारणा के लिए जरूरी हो, इन सब का आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि विषय से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो अपना नाम और कौन से मंत्रीगण से आपको पूछना है। राजवर्धन जी, कृष्ण गोपाल शर्मा, इधर कृष्ण गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ, इधर सामने अभी आपने श्रमिक के लिए नए नियम बनाए हैं, उसको प्रभावी रूप से लागू, श्रमिक जो नियमावली जो पॉलिसी लाए आप श्रमिकों के लिए मजदूरी के लिए, तो उसमें कैसे प्रभावी रूप से लागू होगा। और दूसरा जो ये चाइल्ड लेबर की जो इशू है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्या कोई उसमें प्रोटेक्शन दिया गया? ये जो विभाग इसको देख रहा है वो इसको क्रियान्वित करवाएगा। अभी तो आप सबको इतनी जानकारी हमने दी है कि इसके अंदर संशोधन करे गए हैं। कुछ प्रमुख संशोधन मैंने आपके सामने रखे। सर, ये जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन की दिशा में आपने आज फैसला किया है, तो इसमें जो जनवरी फरवरी तक जिन पालिकाओं के जिनका कार्यकाल होगा, तो क्या वो चुनाव भी अभी इसी साथ में होंगे सारे? चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सरकार का वर्जन न्यायालय में पेश हो चुका है और उसी के अनुसार चुनाव होगा। और जैसा बताया गया है, 17 नवंबर के आसपास सारे इलेक्शन का प्रोसेस करीब करीब पूरे होने की संभावना है और इसीलिए सब इसमें समाहित है। विभाग ने पिछले बार ने जो टारगेट दिए थे वही कोई भी विभाग पूरा नहीं कर पाया है, तो ये कहावत साबित हो रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम और पहाड़ और जंगल माफिया के नाम। देखिए, पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। अगर हम सीमेंट का प्लांट देते हैं तो उसमें जितनी जमीन दी जाती है उसका 1/3 33%
के अंदर केवल पेड़ लगेंगे, और इसको देखा भी जा सकता है। ये जितने सीमेंट प्लांट है, जितनी जमीन दी जा रही है, इसका 33% पे उनको पेड़ लगाने हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर जितनी जमीन दी जा रही है उसका 10% लगाना है। ये भी देखा जा सकता है, आप उस जाके देख सकते हैं। अभी जो लक्ष्य रखा गया है जिसके अंदर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि सीमा निर्धारित है, लेकिन कम से कम फॉरेस्ट के जो गुण हैं उनको अगर आप भी कम्युनिटी सर्विस में अगर सेवा करें और हम भी सरकार के रूप में करें तो उसको इसमें बदलाव लाया जा सकता है। धन्यवाद। सवाल आपसे था जो चुनाव प्रक्रिया चूंकि नवंबर तक पूरी करनी है, तो आपने बोर्ड में भी जानकारी दे दी है। लॉटरी की जो प्रोसेस है क्या उम्मीद करें कब तक कंप्लीट हो जाएगी? लॉटरी का प्रोसेस चूंकि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, इसकी स्टडी हो रही है और जो सुझाव ओबीसी कमीशन ने दिया उसके शीघ्र ही लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मोटे मोटे तौर पर कुछ बहुत छोटा मोटा परिवर्तन होगा तो 1-2 दिन का, बाकी मोटे मोटे तौर पर जो वर्जन गवर्नमेंट का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसका मोटे मोटे तौर पर पालना होगी। सर, ये ओबीसी की रिपोर्ट जो इसका अनुमोदन हुआ नहीं हुआ आज कैबिनेट बैठक में? अनुमोदन हो गया इसका। सर, ये जो ओबीसी की रिपोर्ट आई है तो चुनाव में क्या रोटेशन लॉटरी होगी या लॉटरी होगी? और दूसरा, ओबीसी के अंदर जो जातिगत आपने बताया था उसका वर्गीकरण के हिसाब से लॉटरी होगी या एक ही ओबीसी को माना जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एससी और एसटी का जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण होता है, वो फिक्स है। महिला का आरक्षण लॉटरी के आधार पर होता है। ओबीसी का आरक्षण जो ओबीसी कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसमें जनसंख्या आधारित भी है, उस आधार पर होगा, उसमें लॉटरी निकलेगी। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट रूप से निर्देश है कि इन तीनों को मिलाकर के 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना है। इसीलिए जहां जहां भी आरक्षण किया जाएगा इसका निश्चित एक शब्द में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर नगर पालिका में उसकी गणना होगी। टोटल जनसंख्या कितनी है, एसटी कितनी है, एसटी कितनी है, और वो टोटल जनसंख्या कितना प्रतिशत बन रहा है, और रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा उसमें जो प्रतिशत निकलेगा उसी के अनुसार ओबीसी आरक्षण की सीटें तय होगी। नहीं, इसका कृषि जो मंत्रालय है वो मुख्य विभाग है। नहीं, लेकिन जो अभी तक जो चलती थी पहले पॉलिसी थी वो एग्रीकल्चर विभाग में थी, फिर उसको उद्योग में दे दिया। उसके चलते जो प्रोजेक्ट थे जिसमें पहले से फाइलें लगी हुई थी सब डंप हो गई उसके, और उद्योग में लोग जाना नहीं चाहते। एग्रीकल्चर के लोग उसको समझ ही नहीं पाए। अब वापस उद्योग से आप करिए एग्रीकल्चर में लाएंगे। ये जो नीति है ये एग्रीकल्चर विभाग लेकर आया है, राइट। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर कुछ समय पहले तक केवल इंडस्ट्री रिलेटेड जो उत्पाद होता था, प्रोडक्ट होता था, वही होता, जैसे कहीं पत्थर का काम हो रहा है या कहीं वही होता था। लेकिन हमने अब सरकार ने इसके अंदर जहां पर वनस्पति भी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कहीं कोई फल है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको भी इंडस्ट्री में ले लिया है ताकि उनको समर्थन, सब्सिडी, इंसेंटिव वहां से भी मिले। लेकिन ये जो पॉलिसी है एग्रो प्रोसेसिंग की और फूड पार्क की, ये पूरी एग्रीकल्चर मंत्रालय की। सर, इसमें सब्सिडी कितनी है? हाँ, सब्सिडी वगैरह है या उस पे? हाँ, इसमें अनेकों स्टेप्स हैं उनको मदद देने के लिए, जिसके अंदर भूमि आवंटन भी है, उसकी भी अलग अलग श्रेणियां हैं, उसमें अलग तरह से सब्सिडी भी है। तो वो सब आपको नीति अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। थैंक यू सर। मेरा मंत्री जी, आपने बोला था खेत से उपभोक्ता तक उसका फसल का, तो उसमें एक ये बात है कि फसल का जो मूल्य का मापदंड का निर्धारण वो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता तक जाएगी तो मंडी के हिसाब से होगा या एमएसपी के हिसाब से किया? नहीं, ये तो मार्केट ड्रिवन है। जब आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो ये तो मार्केट ड्रिवन है।
आपने मान लीजिए संतरा लिया और फिर उसका फूड प्रोसेस करके उसका जूस निकाला, उसके बाद कौन सी मंडी तय कर रही है? उसके बाद तो आप सप्लाई कर रहे हो सीधे सीधे मार्केट में। उसी तरह आपने अचार बनाया या आपने शहद का बॉटलिंग करा, तो सारा मार्केट ड्रिवन है उसके बाद। धन्यवाद। हाँ बताइए सर, हरित राजस्थान के लिए सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। 50 करोड़ का आपने टारगेट दिया, इस साल 20 करोड़ लगाने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि उसके संरक्षण का, क्यों वृक्षारोपण हो जाता है लेकिन संरक्षण की कहीं ना कहीं एक हमारे सामने सवाल आता है। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि इस बार जो अभियान रहेगा उसमें शायद किसानों को जोड़ा जाएगा। छायादार की जगह फलदार, सरकार क्या प्रयास है कि फलदार पौधे लगाएं जिससे किसानों की आय भी बढ़े और उसका संरक्षण भी हो सके ठीक से? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी है सभी की। पर निश्चित रूप से फलदार वृक्ष भी लगाए जाएंगे ताकि उसका लाभ जनता उठा सके। सर, ये जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है, इसको एज इट इज मान लिया है या इसमें कुछ संशोधन भी किए हैं? और यदि एज इट इज मान लिए तो कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि क्या क्या रिपोर्ट्स में कहा है? आप इसको इस रूप में लें, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में वो डेटा देते हैं, फला डिस्ट्रिक्ट में टोटल इतने से ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, फला डिस्ट्रिक्ट में, फला तहसील में, फला पटवार सर्कल में इतने वर्ग के ओबीसी रहते हैं। ये डेटा ओबीसी वर्ग के आरक्षण का निर्धारण में सहयोगी होता है। ये है उसकी मोटे मोटे तौर पर अवधारणा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बाहर